हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बेटा आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड सेशन, जिसमें आज मैं बात करने जाऊंगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज मैं जो बात करने जाऊंगा बच्चों, क्या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने जाऊंगा। तो इसके बेटा दो लॉ हैं सिंबल से। पहला लॉ क्या कहता है देखते हैं, आ जाइए। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फॉर इलेक्ट्रोलिसिस या ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ ने बेटा बोला क्या था, ध्यान से देखिएगा। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। तो फर्स्ट फैराडे लॉ ने बोला क्या कि अगर कभी इलेक्ट्रोलिसिस होती है और उसके अंदर या तो गैस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे लिबरेट हो रही हो या कोई सब्सटेंस या कोई भी मेटल उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रही हो, तो उसका जो अमाउंट होगा, किसका, सब्सटेंस का डिपॉजिटेड या फिर गैस का अमाउंट लिबरेटेड, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा किस पे? अमाउंट ऑफ चार्ज पे। वो भी कौन सा चार्ज? जो उस सोल्यूशन से या उस इलेक्ट्रोलाइट से पास हो रहा होगा। तो फर्स्ट फैराडे लॉ ने बोला भाई द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, क्या किसी भी सब्सटेंस का मास जो डिपॉजिट हुआ है, क्लियर है, या फिर अमाउंट ऑफ अ गैस लिबरेटेड, या फिर अमाउंट ऑफ अ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। जरूरी नहीं है कैथोड हो, गैस अगर बाई चांस एनोड पे लिबरेट हो रही है तो उसकी बात करेंगे। तो एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड लिख दिया है, क्लियर है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों अमाउंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उस चार्ज के जो उस सॉल्यूशन से पास हुआ होगा। तो एक रिलेशन बन जाता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, मास डिपॉजिटेड ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? उस चार्ज के जो सॉल्यूशन से पास हुआ है, क्लियर है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बेटा, कांस्टेंट लगाते हैं z। क्या लगाते हैं बच्चों? कांस्टेंट z। और असल में z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। अब ये Z डिपेंड किस पे करता है? कुछ नहीं, याद रखना, कैटायन और एनायन पे डिपेंड करता है। अभी कैसे करता है वो आगे बात करूंगा मैं, या फिर यहीं पे है मेंशन कर दूंगा। Z कैसे डिपेंड करता है कैटायन और एनायन पे, अभी वो मैं बात करता हूँ, क्लियर है। तो अब पहले इस फॉर्मूले को ब्रेक कर ले। तो अब चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। मेरे ख्याल से फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे आप लोग। I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर I इंटू टी होगा। I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर I इंटू टी। I क्या है? करंट, T फॉर टाइम। अब Z कैसे निकाला जाता है ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया, अभी आगे जाके प्रूव करूंगा कि क्यों निकाला है। अभी आप लोग ध्यान दें, Z बराबर E अपॉन एफ। E इसमें है इक्विवेलेंट वेट और F है इसमें फैराडे चार्ज। अभी फैराडे चार्ज क्या होता है, क्लियर है। फैराडे चार्ज होता है बेटा एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। और इसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। कितनी होती है? 96500 कूलम। तो Z बराबर इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे चार्ज। फैराडे चार्ज बदलता नहीं है, आयंस पे क्या, सॉरी, डिफरेंट आयंस का क्या बदलेगा? इक्विवेलेंट वेट। तो इसीलिए तो मैंने बोला Z या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? कैटायन और एनायन पे, क्लियर है। क्योंकि हर कैटायन या हर एनायन के लिए इक्विवेलेंट वेट अलग होगा, तो उसके लिए Z की वैल्यू डिफरेंट आएगी। F नहीं बदलता, F एक कांस्टेंट है, F एक कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ, वापस से आ रहा हूँ मैं जरा। Z की जरूरत नहीं है, अब लोग केवल Z ही पुट करें। तो M बराबर Z इंटू क्यू और M बराबर ZIT, क्लियर है। अगर चाहे क्वेश्चन में आता है कि इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट बताता है तो Z निकाल लेना E अपॉन F से। किससे बेटा? E अपॉन F। अब बात आती है E कैसे निकलेगा? F की तो वैल्यू क्लियर है, रट लो इसे, यही होती है हमेशा 96500। अब बात आती है E कैसे निकलेगा। E का फॉर्मूला बेटा होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर की जगह मैंने लिख दिया चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब चार्ज किसका? आयन का। किसका बेटा? आयन। जैसे सपोज करो सोडियम है Na, चार्ज कितना होता है? +1। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका 1 इलेक्ट्रॉन ही तो है, चाहे वो बोल रहे हो चाहे इसका चार्ज बोल दीजिए। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यहीं पे अगर कैल्शियम +2 होता तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, क्लियर है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर है। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? अब इनका आयनिक मास रख दे बेटा, सोडियम का 23/1, क्लियर है, कैल्शियम का 40/2, तो वही है इक्विवेलेंट वेट। क्या है बेटा? इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? मोलर मास लिख दिया है मैंने, एक मोल का मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, क्लियर है। अभी आयनिक मास बदल लेना आयन के अकॉर्डिंग। अगर कोई एसिड होता तो मॉलिक्यूलर मास बोल देते, मोलर मास
ओवरऑल सबके लिए यूज कर लेते हैं। क्लियर है? चलो क्या मैं आगे, मेरे ख्याल से फर्स्ट फैराडे लॉ क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा है, वापस से सुने। तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट डिपॉजिटेड होता है या फिर किसी भी गैस का जो अमाउंट लिबरेटेड होता है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली चार्ज पे, जो उस इलेक्ट्रोलाइट या उस सॉल्यूशन से हमने पास कराया होगा। तो इसकी वजह से क्या रिलेशन बनता है? m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और मेरे ख्याल से q बराबर it होता है, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगता है z, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? कैटायन और एनायन के नेचर पे, क्योंकि z क्या होता है? E/F होता है, और F कांस्टेंट है 96500 या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बट E वेरी करता है। कौन वेरी करता है? E मतलब इक्विवेलेंट वेट। आयन बदलोगे तो E वेरी करेगा, E वेरी करेगा तो Z भी वेरी करेगा। तो ये नहीं है कि उठा के चिपका दी वैल्यू हर जगह, Z बदलता है आयंस के अकॉर्डिंग। जनरली क्वेश्चन में बेटा इसकी वैल्यू दी होती है, अगर इसकी नहीं होगी तो E की जरूर दी होगी, क्योंकि आप E की मदद से Z निकाल सकते हैं। मैं यहीं पे डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, अभी निकालना भी सिखाऊंगा, Z बराबर E/F कैसे निकाला। क्लियर है? तो Z इंटू Q, अब Q को हम क्या लिख सकते हैं? IT। तो फॉर्मूला फाइनली फर्स्ट फैराडे लॉ का क्या बन गया? अमाउंट डिपॉजिटेड ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड इज इक्वल्स टू ZIT। और ये क्या है? IT चार्ज है। क्या है बच्चों? चार्ज। तो इक्विवेलेंट मास निकालना मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको। क्यों? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। कोई और आयन भी ले सकते हैं आप, सल्फेट ले लीजिए, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट लेंगे SO4 -2, तो इसके लिए X पता होना चाहिए मेन, तो कितना? 2। मास तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, खत्म बात। ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, इक्विवेलेंट वेट आएगा। सीधा सीधा फंडा है। दिस इज फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है मेरे ख्याल से? आप बच्चों को ध्यान से देख लें एक बार, जो चीज़ें मैंने स्पेसिफाई करी हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने पूरी बता दी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद सेकंड फैराडे लॉ की। किसकी? सेकंड फैराडे लॉ। आगे बढ़ रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से देखें। अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ Z। चलो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला वापस से कॉपी कर देता हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, अभी आपने फर्स्ट फैराडे लॉ का फॉर्मूला देखा, क्या मैं लिख दे रहा हूँ? M बराबर ZIT, ये लिखा अभी फॉर्मूला आपने, ध्यान से देखा होगा। क्लियर है? सेकंड फैराडे लॉ से पहले Z की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अगर मैं इससे Z लिखना चाहूँ इस फॉर्मूले से, तो Z को E/F ना लिख के एक और तरीके से तो लिख सकता हूँ, Z बराबर M/IT। ये भी तो हो सकता है। क्लियर है? Z बराबर M/IT। अगर मैं इस IT की वैल्यू पूरी कंबाइंड मिला के 1 कर दूं, अगर मैं इस IT की वैल्यू 1 कर दूं, मतलब चार्ज है IT क्या है? चार्ज है भाई। कितना है? क्या है? सॉरी, चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी कर रहे हो आप? 1 कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से Z और M बराबर आ गए। और M असल में था क्या? मैंने कुछ नहीं फॉर्मूला बदला है, Z यहां रखा, IT को मैं नीचे लगाया, तो Z बराबर M/IT। IT क्या है? चार्ज। IT क्या है बच्चों? चार्ज, जिसको मैंने कितना रखा है? 1। तो मैंने क्यों मेंशन किया? जिसकी वैल्यू मैंने 1 कूलम या XYZ कुछ भी रख दी, 1 ही रखना है, पर ये है, उसके अलावा कुछ और नहीं बनाना। तो मेरे ख्याल से किसी चीज को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो Z की वैल्यू M के बराबर। और असल में M क्या है? M उस सब्सटेंस का अमाउंट है जो डिपॉजिट हुआ है, या फिर उस गैस का अमाउंट है जो लिबरेट हुई। तो डेफिनेशन बन जाती है। अब IT की वैल्यू 1 है, मतलब करंट भी 1 और टाइम भी 1। तो करंट 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकंड। सेकंड्स में होता है टाइम बच्चों, किस में होता है? सेकंड में। तो डेफिनेशन ऑफ Z देख लो पहले। I कितना? 1 एम्पियर, टाइम कितना? 1 सेकंड, तो M बराबर Z हो गया। वही लिखा है मैंने उधर, M बराबर Z हो गया। तो डेफिनेशन सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कौन सा इक्विवेलेंट? या कांस्टेंट या इक्विवेलेंट? Z। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड। व्हेन, कब? जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास कर ही होगी। व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड, या फिर 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, या फिर जरूरी नहीं है ये चिपका के आओ, या फिर 1 कूलम चार्ज लिख दिया मैंने, या फिर 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। हर बार करंट और सेकंड में जरूरी नहीं है ऐसे डेफिनेशन, या फिर और 1 कूलम चार्ज
व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास फॉर 1 सेकंड और 1 कूलम चार्ज इज पास्ड, या फिर इतनी करंट इतने सेकंड के लिए, या फिर आप क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट कि 1 कूलम चार्ज को हमने पास कराया उस सॉल्यूशन के थ्रू, तब जो अमाउंट डिपॉजिट होगा किसी सब्सटेंस का या फिर वो अमाउंट ऑफ गैस जो लिबरेट होगी वो बराबर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। एज इजी एज दैट। क्या कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से इजीली आ गया होगा, कुछ टफ चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इधर उधर किया फॉर्मूले को, बस m इधर रखा, z ये रहा, IT को मैं नीचे ले आया, कुछ नहीं किया, बस IT को यहाँ पे ले आया नीचे, इसके फॉर्मूला बदला, पूरी चीज़ें कॉपी मार दी, खत्म बात। तो उसी बेसिस पे डेफिनेशन बना दी, z क्या m के बराबर, कब? जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करें, रटने की कुछ जरूरत ही नहीं है इसमें। क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखें। अब हम बात करेंगे सेकंड फैराडे लॉ। बहुत सिंपल है ये भी, बहुत ज़्यादा ही सिंपल, निहायत ही सिंपल। इसके क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन के आते हैं इस टॉपिक पे से। क्लियर है? सेकंड फैराडे लॉ। बच्चे कहते हैं फैराडे लॉ बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो। क्लियर है? ध्यान से देखो। पहला, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या क्यू की बात कर दी है यहाँ पे, वापस से ले आ रहा हूँ मैं, लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा। इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। कैसे इलेक्ट्रोलाइट? डिफरेंट। वहां पे तो हम केवल एक ही बीकर लेके चल रहे थे, उसमें पास करा रहे थे। अब यहाँ पे एक से ज्यादा सॉल्यूशन लेंगे, उनके थ्रू पास करेंगे। देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो तब जो अमाउंट डिपॉजिट होगा किसी सब्सटेंस का या फिर वो गैस लिबरेट होगी। क्लियर है? देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन लिबरेटेड इन केस ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? खुद के इक्विवेलेंट वेट पे, जिसका सॉल्यूशन बना रखा है, चाहे वो कॉपर डिपॉजिट हो, चाहे जिंक हो, चाहे कोई गैस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही हो, चाहे ऑक्सीजन गैस, तो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वापस से सुनो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। देख जरा कैसे। सपोज करो ये बैटरी है, ये मैंने दो सॉल्यूशन लिए अलग, ये मान लो एक कॉपर सल्फेट का है, एक जिंक सल्फेट का है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये किसका है? ZnSO4 का, मान लो यार। क्लियर है? वो कॉपर सल्फेट का, ये ZnSO4 का। तो यहाँ से करंट चली चली चली, इससे पास हुई, फिर इधर गई, फिर इससे पास हुई, फिर इधर वापस आ गई। तो एक सीरीज का सर्किट बन गया। और मेरे ख्याल से आपको पता होगी सीरीज में करंट सेम रहती है। कैसी रहती है? करंट सेम रहती है। कोई दिक्कत? सीरीज में क्या सेम रहती है बच्चों? करंट सेम। अगर मैं टी भी सेम कर दूं, मान लो मैंने करंट ऑब्जर्व करी फॉर टी इक्वल्स टू कितना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या x सेकेंड्स, तो t तो सेम था ही था, मैंने सॉरी i तो सेम था ही था, मैंने t भी सेम कर दिया। तो i भी सेम, t भी सेम, दोनों सॉल्यूशन से, तो मेरे ख्याल से इनके it भी तो सेम हो जाएंगे। ये फर्स्ट कंडीशन का और ये सेकंड कंडीशन का, मेरे ख्याल से इनके IT भी तो सेम होगा। IT सेम होने का मतलब क्या? Q1 बराबर Q2 हो गया। क्लियर है? तो पहले सॉल्यूशन से जो चार्ज पास हुआ है वही सेम चार्ज दूसरे सॉल्यूशन से पास हुआ है, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा मैंने टाइम सेम कर दिया कि मैंने पर्टिकुलर टाइम के लिए x सेकंड के लिए जितने इसमें पास हुई है करंट, उतनी ही इसमें पास होगी, क्योंकि सीरीज है। करंट ये नहीं है कि यहाँ पे 2 एम्पियर पास हो गई, यहाँ पे 4 एम्पियर, ऐसा कुछ नहीं होता। पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर चल रही है, करंट चल रही है, तो जितनी इसके थ्रू पास हो रही है उतनी इसके थ्रू। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देख लेता हूँ, दोनों में मैं 2 सेकंड के लिए उसमें भी देख रहा हूँ, इसमें भी देख रहा हूँ, तो एक ही साथ दिख जाएगा वो। क्लियर है? तो मैंने आई तो सेम था ही था, टी भी सेम कर दिया। तो अगर ये सेम कर दिया तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो सेम होगा, मतलब क्या? चार्ज सेम होगा। तो वही बोला इसने, लॉ ने। अगर हम सेम अमाउंट का चार्ज पास करें, किससे? 2 डिफरेंट या 2 से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, तो मतलब जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट है उसकी बात करेंगे और जो उधर डिपॉजिट होगा उसकी बात करेंगे। तो जो अमाउंट इन दोनों में डिपॉजिट होगा वो असल में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? खुद के इक्विवेलेंट वेट के। तो जहाँ पे जो है अमाउंट डिपॉजिटेड और यहाँ पे जो है अमाउंट डिपॉजिटेड, ये लोग अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं। तो देख मैंने वही लिखा है, आई सेम सीरीज सर्किट है इसलिए, टी को मैंने सेम कर दिया तो क्यू अपने आप सेम हो जाएगा। आई सीरीज की वजह से सेम, टी को मैंने सेम कर दिया तो इनका प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, मतलब क्यू। क्लियर है? तो उस कंडीशन में अब हम
सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि क्यों इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने डेफिनेशन में या इस लॉ में बोल दिया कि इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपके पास फर्स्ट फैराडे लॉ है तो उससे ड्राइव करके दिखा रहा हूं कि क्यों इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं डायरेक्ट प्रूव नहीं कर रहा, मैं रिलेशन निकाल के दिखा रहा हूं। ये सब हटा दूं, मेरे ख्याल से आई सेम क्लियर है, टी सेम मैंने कर दिया, 4 सेम अपने आप हो जाएगा। तो मैं पूरा हटा के जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला मैंने। देखो भाई वापस से देखिएगा, तो मैं सॉल्यूशन बना दूं यहाँ पे जरा। ये किसका है? ZnSO4 का। किसका बच्चों? Zn, वो तो कॉपर सल्फेट का दिख ही रहा है, क्लियर है। अब मैंने क्या सेम कर दिया? I सेम, T सेम, तो Q सेम हो गया। अब इसकी मदद से एक में तो कॉपर डिपॉजिट होगा, एक में जिंक दिख रहा है सामने, तो Zn+2 टूटा, इस पे गया, इसमें Cu+2 टूटा, इस पे गया, तो यहाँ पे जिंक डिपॉजिट, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट, क्लियर है। तो अब वो कैसे ये रिलेशन निकाला वो मैं बता रहा हूँ। तो कुछ नहीं, फर्स्ट फैराडे लॉ, मास डिपॉजिटेड बराबर Z/IT या फिर Z/Q। तो पहले केस में लिखा मास ऑफ जिंक, दूसरे केस में लिखा मैंने मास ऑफ कॉपर। Z इसके लिए अलग होगा, इसके लिए, तो इसके लिए मैं 1 लिख दे रहा हूँ, इसके लिए मैं 2 लिख दे रहा हूँ, क्लियर है, हाँ या ना। इसके लिए Z1, इसके लिए Z2। मान लो यार Q दोनों से सेम है, Q दोनों में सेम है। अब Z को मैं सॉल्व करना सिखा चुका हूँ। Z फॉर Z1 की वैल्यू क्या होगी? किसके लिए? जिंक, तो इक्विवेलेंट मास किसका? जिंक का, अपॉन फैराडे चार्ज, क्लियर है, अपॉन फैराडे चार्ज। इसी तरीके से Z2 इक्विवेलेंट मास किसका? कॉपर का, अपॉन फैराडे चार्ज, अपॉन फैराडे चार्ज। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। Z1 क्या आएगा, Z2 क्या आएगा, तो मैंने उठा के वैल्यू चिपका दी, रफ कर रहा हूं इसे। तो देख जरा, Z1 क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ध्यान से दिख रहा होगा सब बच्चों को। Z1 क्या लिखा है? EZn/F। Z2 क्या लिख रहा है? E कॉपर अपॉन F। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को रेशियो निकालो। मेरे ख्याल से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये बचेगा कि नहीं बचेगा? मास डिपॉजिटेड ऑफ जिंक बराबर E ऑफ जिंक, मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर बराबर E ऑफ कॉपर। तो मेरे ख्याल से जो मास डिपॉजिटेड का रेशियो है वही उनके इक्विवेलेंट वेट का रेशियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास जो डिपॉजिट हुआ है किसके रिस्पेक्ट में या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अपने खुद के इक्विवेलेंट वेट के। हो गया प्रूफ कि मास डिपॉजिटेड ऑन अ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। यही चीज तो प्रूफ करना चाह रहा था, कुछ नहीं, इंटर रिलेटेड है। मेरे को फर्स्ट फैराडे लॉ था याद, और Z की भी मैं चीजें बता चुका हूँ। Z क्या होता है? E/F। अब कैसे होता है वो आगे की बात करेंगे, अभी आगे डिस्कस करूंगा। Z की वैल्यू E/F कैसे निकाली मैंने, क्लियर है। तो मास डिपॉजिटेड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उनके खुद के इक्विवेलेंट वेट के। तो दिस वाज सेकंड फैराडे लॉ। कौन सा लॉ बेटा? सेकंड फैराडे लॉ। वापस से सुन लो, अगर हम सेम इलेक्ट्रिक चार्ज पास करें किसके थ्रू? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, देन जो सब्सटेंस देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? उसके खुद के इक्विवेलेंट वेट के। प्रूफ भी करके दिखा दिया, डायग्राम भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा एक बार मैं बड़ा करके डायग्राम और दिखा देता हूं, एक बार देख लीजिए। एक सेकंड का बच्चा, ये देखो डायग्राम, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, मैं फिर भी मेंशन कर दे रहा हूं, देख लो जरा एक और बार। ये काय का है? ZnSO4 का, क्लियर है। तो इसके थ्रू मैंने करंट क्या पास करी? I। टाइम कितना? T। तो Q सेम आएगा दोनों का, तो IT निकाल लो ना, तो Q1 बराबर Q2, मतलब इससे जो चार्ज पास किया इससे जो चार्ज पास किया वो सेम है दोनों का। इसका चार्ज और इसका चार्ज दोनों के थ्रू Q पास हुआ है, हाँ या ना। कितना पास हुआ है बच्चों? Q। तो इसके अंदर जो अमाउंट डिपॉजिटेड है और इसके अंदर वो कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली। तो इसका लिख दे रहा हूं मैं, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो ये था सेकंड फैराडे लॉ। क्या था बच्चों? सेकंड फैराडे लॉ। कोई दिक्कत? पक्का? कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है कि असल में बाई चांस इक्विवेलेंट वेट ना हो तो हम इस मास डिपॉजिटेड को, ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, डायरेक्ट
इक्विवेलेंट फैक्टर, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। क्लियर है? ये भी रिलेशन बन जाता है सेकंड फैराडे लॉ से, क्योंकि अगर मैं इसे E अपॉन एफ, इसको E अपॉन एफ लिखता हूँ तो वो तो Z ही हो जाता है ना, F तो मैंने काट दिया, जरूरत नहीं। बाई चांस क्वेश्चन में E ना मेंशन हो, Z मेंशन हो, तो उसके रेशियो में निकाल देना, तो उसके रेशियो में आंसर निकल जाएगा, क्योंकि F तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, Z उसका जो Z इसका, मेनली Z फर्क किसकी वजह से आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट की वजह से। तो या तो आप मास डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट बोले वेट, या फिर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोले। सेकंड फैराडे लॉ था। कौन सा लॉ? अगर बाई चांस क्वेश्चन में किसी वजह से बोल रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट ना दिया हो, अगर दिया भी नहीं हो तो वैसे खुद ही निकाल लेंगे, बट क्वेश्चन में अगर Z की वैल्यू मेंशन हो तो उसके अकॉर्डिंग समझ जाना कि मास डिपॉजिटेड दोनों इलेक्ट्रोलाइट में कितना कितना रेशियो में होगा, रेशियो में होगा। क्लियर है? ये नहीं बोला कि Z के बराबर ही होगा, रेशियो जो उसका सॉल्व है तब निकाला जाता है। क्लियर है? पक्का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो, इक्वल्स नहीं है। इक्वल का मतलब दोनों सेम हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जिस रेशियो में ये बदल रहा है उसी रेशियो में बदलेगा। ये नहीं है कि ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा, बट ये जरूर है अगर ये डबल होगा तो ये मास भी डबल होगा, तो वो रेशियो बराबर होता है, ना कि मास ऑफ जिंक और Zn। क्लियर है? क्योंकि अगर वो तब बराबर होगा जब चार्ज कितना होगा 1। क्लियर है? चलें आगे, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं मेरे ख्याल से क्लियर होंगी वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहा हूँ फैराडे। फैराडे इतनी देर से बोल रहा हूँ E अपॉन एफ, अब उसी फैराडे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे में। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, अभी मैंने बोला था फैराडे कांस्टेंट, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। फैराडे कांस्टेंट या फिर 1 फैराडे चार्ज बोलते हैं बच्चों, या फिर 1 फैराडे चार्ज असल में है क्या, ध्यान से सुनना। चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ, क्या वो चार्ज जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, डिपोजिशन के लिए। किसके डिपोजिशन के लिए? तो वही लिखा है, ध्यान से देखो, चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है बेटा। इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसी को हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोलर मास 1 मोल होता है, उसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। जैसे बोलते हैं ना जो रिलेशन मोलर मास असल में क्या है, 1 मोल का मास, तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मास, तो वही सेम रिलेशन है। तो चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 फैराडे चार्ज। क्या कहते हैं बेटा, वो चार्ज का अमाउंट, सॉरी चार्ज का वो अमाउंट जो इक्विवेलेंट वेट को डिपॉजिट करने में या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट करने में या लिबरेट करने में काम आता है, उसे हम 1 फैराडे चार्ज। अब उसकी वैल्यू कितनी है, मेरे ख्याल से बता दिए 96500। कैसे निकाली भी बात की बात है। क्लियर है? तो असल में फैराडे कांस्टेंट या 1 फैराडे चार्ज वो चार्ज है जो किस काम आता है, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट कराने के लिए या फिर उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट कराने के लिए या लिबरेट कराने के लिए। क्लियर है? उसको कहते हैं हम 1 फैराडे चार्ज, उस चार्ज के अमाउंट को। असल में अब इसकी वैल्यू कितनी होती है क्वांटिटेटिवली, वो ही लिखा है मैंने। क्वांटिटेटिवली 1 फैराडे चार्ज असल में जितना होता है उसकी वैल्यू बता रहा हूँ, इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर होता है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है 1 फैराडे चार्ज। तो असल में होता कितना है, कैलकुलेशन देखो। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से पता होगा आपको, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं Na का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है Na, सोडियम नहीं है, एवोगैड्रोज नंबर है। सोडियम नहीं है, एवोगैड्रोज नंबर है। क्या है बच्चों, एवोगैड्रोज नंबर है। क्लियर है? मल्टीप्लाई करने पे बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने राउंड ऑफ करके 96500 कूलम लिख दिए। कितनी बच्चों, 96500 कूलम। तो मतलब 1 फैराडे चार्ज वो चार्ज है जो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट डिपॉजिट कराएगा। क्लियर है? सपोज करो फॉर्मूला फर्स्ट फैराडे लॉ का क्या था, m बराबर z × q, ये था कि नहीं है? तो अगर q कितना हो जाएगा, 1 फैराडे, कितना हो जाए बच्चों, 1 फैराडे, तो ये मास किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। आया समझ में कुछ? अगर ये चार्ज कितना हो गया, 1 फैराडे, तो ये मास किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट। तो इसी वजह से मैंने फॉर्मूला लिखाया था E/F। आगे समझ में? इसी वजह से मैंने फॉर्मूला लिखा था E/F। सॉरी, क्लियर है? मास बराबर Z × Q, और Q कितना कर दिया मैंने, 1 फैराडे कर दिया बच्चों। कितना कर दिया बच्चों, 1 फैराडे। तो मास किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के। अभी डेफिनेशन
असल में चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब असल में इक्विवेलेंट वेट ही होता है ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 फैराडे चार्ज। तो चार्ज कितना 1 फैराडे वो चार्ज है जो किसी भी सब्सटेंस का कितना डिपॉजिट करा देता है, इक्विवेलेंट वेट या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। तो Z का एक और फॉर्मूला आ गया E/F, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने फर्दर मेंशन कर दिया किसके बराबर, इक्विवेलेंट मास के बराबर। उसी तरीके से जैसे 1 मोल मोलर मास होता है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी क्या मोलर मास दिया होता है तो आपको निकालना पड़ जाता है। तो इक्विवेलेंट मास का अभी पीछे बताया मैंने क्या, मोलर मास अपॉन एक्स क्या है, चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैं अपनी भाषा में इसे वैलेंसी फैक्टर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों, वैलेंसी फैक्टर। आपने बहुत सुना होगा वैलेंसी फैक्टर। तो ये वैलेंसी फैक्टर बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग होता है बेटे। आयन के केस में चार्ज के बराबर कर देते हैं अपन इसे, कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी के बराबर कर देते हैं, कोई बेस है तो उसकी एसिडिटी के बराबर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मेरे ख्याल से सम बेसिक में आपने सुना होगा इसके बारे में। तो वैलेंसी फैक्टर है। तो इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। आपको केवल एक्स यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, चार्ज उस आयन का या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर उस आयन पे जो हुआ है। क्लियर है, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होंगी। 1 फैराडे चार्ज बहुत सिंपल सा है, वो चार्ज का वो अमाउंट जो किसके डिपॉजिट कितना डिपॉजिट कराने के काम आता है, इक्विवेलेंट वेट के बराबर या फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। क्लियर है, बस इतना ही होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी याद रखनी है आपको। तो मेरे ख्याल से ये मैंने इसीलिए दिखा दिया क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट फैराडे लॉ, m बराबर जेड क्यू, क्यू कितना 1 फैराडे तो m कितना e, तो z का फॉर्मूला एक और आ गया E/F। तो अभी मैंने बोला z किस पे डिपेंड करता है, आयन पे, क्योंकि हर आयन के लिए e की वैल्यू अलग अलग रहती है। चले आगे, अगला देखिएगा। अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं आपको, एक तरीके का ऐसा फॉर्मूला जो हर क्वेश्चन में चिपका देना, सही आएगा आंसर, हर क्वेश्चन में चिपका देना। चलो भाई देखो, केवल सेकंड लॉ को छोड़ के, ठीक है ना। एग्जाम्पल अब मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। z बराबर कैसे था, अब वो जरूरत नहीं प्रूव करने की, मैं पीछे बता चुका हूँ। E/F क्या, अगर चार्ज कितना 1 फैराडे तो अमाउंट डिपॉजिट किसके बराबर, e के बराबर या 1 ग्राम, तो z बराबर E/F आ गया था। अब लेट चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन इज 1 फैराडे नॉट फैराड, 1 फैराडे कितना, इतना कूलम, 96500 कूलम। तो फर्स्ट फैराडे लॉ लिखा मैंने, m बराबर जेड क्यू। अब m कितना हो जाएगा, e के बराबर, और q कितना हो जाएगा, f के बराबर। तो z कितना आ गया, E/F के बराबर आ गया। क्लियर है, तो मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया। e क्या है, इक्विवेलेंट मास, f क्या है 1 फैराडे चार्ज, z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मेरे ख्याल से बातें क्लियर होगी पक्का। एक और फॉर्मूला देख ले, अभी कुछ नहीं चेंजेस किए। f की वैल्यू कितनी बताई, 96500 कूलम। तो कुछ नहीं, मैंने बस इसकी वैल्यू के साथ एक इक्वेशन बना ली, z बराबर E/96500, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, e बदलेगा। अब फर्स्ट फैराडे लॉ, m बराबर ZIT, तो इससे भी एक z आ गया, z m बराबर IT। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो मेरे ख्याल से अगर मैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं कि इस सॉल्यूशन के थ्रू, मान लो ये सॉल्यूशन है, उसमें भरा हुआ कोई भी, मैं मान लो कॉपर सल्फेट मान रहा हूँ, इसके थ्रू मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाले, करंट पास कर रहा हूँ। ये मान ले एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे बैटरी से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, बैटरी से। तो करंट पास हो रही है, पास हो रही है, पास हो रही है। तो वहां पे असल में इस केस में सॉल्यूशन के लिए Z ये है, यहाँ पे भी Z इतना ही है। क्लियर है बच्चों, इसमें Z जो है E/96500, इसका Z M/IT। कुछ नहीं, दोनों को बराबर कर दो अगर एक ही सॉल्यूशन से पास हो रहे। अगर बाई चांस 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशन, सेकंड लॉ, उसमें मत लगा देना दोनों को बराबर, क्योंकि सबके लिए Z डिफरेंट होगा, सबके लिए Z डिफरेंट होगा। तो एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस की बात करो, एक बीकर है, 2 रॉड है, कंडक्ट कर रही है करंट, डिपोजिशन या लिबरेशन की बात चल रही है वहां पे। तो ये फॉर्मूले क्रिएट कर देना। तो ये फॉर्मूला बना दिया मैंने, क्या, Z की वैल्यू E/96500 चिपका दी, यहाँ पे भी दोनों को मैं बराबर कर दूं, Z सेम ही है भाई, एक सॉल्यूशन के लिए Z थोड़ी बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही है ना, उस सॉल्यूशन के लिए थोड़ी बदल लोगे, क्योंकि आयन सेम है, ये थोड़ी आयन बदलने। तो इसका जितना Z इस फॉर्मूले से निकालोगे उतना ही Z इस फॉर्मूले से निकल के आएगा, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो M/IT बराबर E/96500। M क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम, E क्या है, उस आयन का जिसको भी डिपॉजिट करा रहे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, तो पता ही होगा 1 फैराडे चार्ज। क्लियर है, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जनरली सेकंड लॉ पे एक आधी क्वेश्चन आता है, मेनली इस इक्वेशन पे क्वेश्चन आते हैं, इस इक्वेशन पे नहीं आते, मैंने बना दिया आपके लिए। क्लियर है, इसको सॉल्व करके याद रखना भाई कैसे निकाला गया है, ये पूरा प्रोसीजर याद रखना, क्योंकि असल में जो भी कुछ है यही है। क्लियर है, असल में जो भी एक्चुअल चीज़ है वो फर्स्ट फैराडे लॉ, उसी से हमने सेकंड वगैरह बना लिए देख के।
क्लियर है? तो जो भी कुछ है भैया यही है। तो अगर बाई चांस की सॉल्यूशन में करंट टाइम बता दिया आपको और पूछ रहा अमाउंट डिपॉजिट बताओ, कुछ नहीं, चिपका दो, ई पता होना चाहिए उसके लिए, 965 IT है ही, एम निकल जाएगा। बाई चांस सब कुछ बता दे, ई पूछ रहा है तो सारी वैल्यू पुट करें, ई निकल जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हो, करंट निकल जाएगी, टाइम निकल जाएगा, अमाउंट डिपॉजिट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, सारी चीजें निकल सकती हैं इस फॉर्मूले से। ब्रह्मास्त्र है एक तरीके का, और मेरे ख्याल से क्लियर होगा। क्यों? कोई कंफ्यूजन नहीं, जेड भाई कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए थोड़ी बदलेगा, अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए बदलता है, क्योंकि आयंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये आयंस पे। तो एक ही सॉल्यूशन में आयन थोड़ी बदल रहे हैं आपके, जो कॉपर सल्फेट है तो कॉपर ही रहेगा, कॉपर थोड़ी देर बाद आयरन थोड़ी बन जाएगा। तो जो जेड इस फॉर्मूले से निकालोगे वही जेड इस फॉर्मूले से, दोनों को इक्वेट कर दिया, एक जनरल इक्वेशन बना दी जिससे हर क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिससे हर क्वेश्चन सॉल्व होता है फैराडे लॉ का। इसको ध्यान रखोगे, सारे क्वेश्चन चुटकियों में निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? चुटकियों में निकलेंगे। क्लियर है? चलिए हाँ बच्चों, अब फैराडे कांस्टेंट या 1 फैराडे चार्ज आपको क्लियर होगा। अब मैं उसके क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? फैराडे लॉ पे और फैराडे चार्ज वो सब यूज करके अब उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, ध्यान से सुन लोगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखे सब बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं भाई इस पे, तो ध्यान से देखते चलना, पूरा एक्सप्लेन करता है। हर वैरायटी का क्वेश्चन लिख दे 3-4, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तरीके के आएंगे, थोड़ा बहुत वैल्यूज घुमा देगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, बट हर तरीके के क्वेश्चन लगभग मैंने लिख दिया है जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से सुनिए, फैराडे लॉ पे है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर हम 5 एम्पियर करंट 1 घंटे के लिए यूज करें, किसमें? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सॉल्यूशन में, तब पूछना चाह रहा है कि कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। कुछ नहीं, एक फॉर्मूला लगाया मैंने, m/IT बराबर E/96500, इससे सब सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल देख, अब यहाँ पे पहले करंट कितनी है मेरे ख्याल से दिख गई होगी, 5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 एम्पियर। अब बात आती है टाइम की। टाइम मेरे ख्याल से 1 आवर बता रखा है, बट सेकंड्स में करने के लिए इंटू 60, तो ये आंसर आपका सेकंड्स में आ गया टाइम का। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले में आपको m निकालना है, I पता है, T पता है, E और पता कर लो कॉपर के लिए। E का फॉर्मूला होता है कॉपर के लिए m/2, कॉपर पे चार्ज +2 होता है, इसलिए कॉपर का मास 63.5 अपॉन 2 करोगे तो 31.75, तो आपके पास E भी आ गया। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आ गई, m कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आ गई, m कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ईजी है, ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला, टॉपिक सब कुछ ध्यान आ जाएगा। बहुत एक ही फॉर्मूला है, इसी पे सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, इतना सा फॉर्मूला है, m/IT बराबर E/96500, बस सेकंड लॉ पे बन जाता है तो m1/m2 बराबर E1/E2, उस टाइप के क्वेश्चन। ये फर्स्ट लॉ का टाइप का क्वेश्चन है। चलूँ क्या मैं आगे? बहुत सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और तरीका बेटा सॉल्व करने का, वो मैंने यहाँ लिख दिया, बट आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करना। मेरे को पिछला वाला ही पसंद है, मैं यूनिटरी मेथड, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था तो मैंने लगा दिया, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व करना सिखा दिया। ध्यान से देख लो। अब अगर मुझे कॉपर डिपॉजिट कराना है तो मैंने पहले कॉपर की रिएक्शन लिख ली, कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखो, कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2 मोल। और कितने मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ है? 1 मोल। तो मेरे ख्याल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराड, 1F लिखा था मैंने। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है? 1 फैराड, 1 फैराडे। इसको हम 96500 कूलम बोलते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 मोल है तो मैं इसको 1 की जगह 2F लिख दे रहा हूँ। तो अमाउंट डिपॉजिटेड कॉपर कितना? 1 मोल। तो मेरे ख्याल से 2F से भी वही रहेगा। अब मैंने बस इस 1 मोल को ग्राम्स के टर्म्स में लिख दिया। कितने ग्राम? इतने ग्राम। कितना चार्ज? 2 फैराडे। फैराडे नहीं, सॉरी 2 फैराड, हाँ सॉरी 2 फैराडे चार्ज। कितना चार्ज बच्चों? 2 फैराडे चार्ज। अब 1 फैराडे F की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी इन कूलम्स, तो 2 × 96500 कूलम ने कितना डिपॉजिट करा दिया? 63.5 ग्राम कॉपर। तो अब क्वेश्चन में कितना है? तो अब पहले मैंने क्या कर लिया, यूनिटरी मेथड, या तो डायरेक्ट 1 कूलम के लिए निकाल लेना, नहीं तो डायरेक्ट इसके साथ सॉल्व करो। तो इतने कूलम के लिए इतना डिपॉजिट, तो 1 कूलम से कितना डिपॉजिट? इसको नीचे ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1 को इधर ले जाना, इसको नीचे ले आना, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम 1 कूलम आ जाएगा। क्लियर है? अब 1 कूलम से इतना डिपॉजिट होता है,
तो अब कितने कूलम है, आई टी निकाल लो अब जो दिया था, आई कितना था 5, टी कितना था 60 इंटू 60, तो इतने कूलम चार्ज से कितना डिपॉजिट होगा, 1 कूलम से पता है, इसका मल्टीप्लाई और कर देना, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मेरे को वो पसंद है बट स्टिल मैंने बता दिया, अगर आपको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज निकाल लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी उस कॉपर को डिपॉजिट कराने में। क्लियर है? तो चार्ज दे रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग कॉपर से डिपॉजिट निकाल लेना, कुछ नहीं, 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा वो पता लगाना है, बाकी क्वेश्चन से अपने आप आ जाएगा आपको। मेरे को वो पसंद है, आप लोग उससे करें जिससे गलतियां कम होती है, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, वहां पे कतई मिस्टेक नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होती। चलो क्या मैं आगे, अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसके भी मैंने 2 मेथड लिखे हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, 2 फैराडे चार्ज है ना बच्चों, मैं लिख दे रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए, ध्यान से देखें। 2 फैराडे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। किसी सॉल्यूशन से मैंने कितना चार्ज पास किया है, 2 फैराडे। फाइंड द, कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। डायरेक्ट आईटी बताया इसने, आपको क्या बताया, क्यू कितना, 2 फैराडे, इसकी वैल्यू कितनी हो, 2 इंटू 96500 कूलम। इसी को ही तो आप आईटी बोलते हो, इसी को ही तो आप आईटी बोलते हो। तो अब ये मत बोलना सर इसमें तो क्यू बता रखा है तो हमें आईटी की वैल्यू कैसे, अबे वही तो होती है आईटी क्यू। क्लियर है? तो आपको क्यू बता रखा है, तो फॉर्मूला ये रहा, क्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है। कॉपर के लिए ई पता है, बिल्कुल पता भी निकाला। एम पूछ रहा है वो 96500 ये रहा, पुट द वैल्यू एंड गेट द हलुआ, नहीं आंसर। क्लियर है? डायरेक्ट आंसर निकलना है, एम अपॉन आई टी बराबर ई अपॉन 96500, आग बंद करके आंसर आता है इससे। ठीक है, यूनिटरी मेथड पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, यूनिटरी मेथड। कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर डिपॉजिट। अब आपको क्वेश्चन में 2 फैराडे चार्ज बता ही रखा है, कितना चार्ज बता रखा है बच्चों, 2 फैराडे, तो अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्ट यही आएगा। आपको पता ही है ना कितना फैराडे चार्ज पास किया हो, 2 फैराडे चार्ज मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जो भी होगा किसके बराबर डिपॉजिटेड, 1 मोल कॉपर डिपॉजिटेड। कितना वेट, 63.5 ग्राम। कितना बच्चों, 63.5 ग्राम। कितना डिपॉजिटेड, डायरेक्ट आंसर है 63.5 ग्राम। क्लियर है? चलूँ क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला देखना, अगला क्वेश्चन देखो। बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं, दिमाग से ध्यान से सुनेंगे, आंख और कान खोल के अपने, तो समझ में आएगी चीज़ें। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। अब काय की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वॉज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर। कितना, 10 मिली एम्पियर करंट, आई की वैल्यू 10 मिली एम्पियर है, फुल स्टॉप। द टाइम रिक्वायर्ड, अब टाइम पूछ रहा है, टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैंने बताया था एम जरूरी नहीं अमाउंट डिपॉजिट, गैस लिबरेटेड का भी अमाउंट होता है। टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। क्लियर है? कुछ नहीं, एम अपॉन आई टी बराबर ई अपॉन 96500। अब यहाँ पे आई कितना है, आई लिखो पहले, 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। क्लियर है? ये तो आई है। टी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टी आपसे। एम की वैल्यू मेंशन्ड है, मेरे ख्याल से आपको दिख गई होगी। एम की वैल्यू, मोल्स दे रखे हैं, मोल्स से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। मोल्स दे रखे हैं, मोल्स से आप अमाउंट निकाल सकते हैं, अगर जहां तक मैं जानता हूं आपको। तो मोल्स कितने, 0.01 इंटू इसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट कितना, हाइड्रोजन के लिए 2 आएगा, H2 है ना, कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, H2 हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? तो M आ गया आपके पास, I आ गया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं E की। हाइड्रोजन के लिए बेटा E होता है 1, हाइड्रोजन के लिए बेटा E कितना होता है, 1, ध्यान रखना। हाइड्रोजन के लिए E कितना, 1। तो E आ गया, I आ गया, M आ गया, T निकाल दो, पुट द वैल्यू। M पता है, E पता है, इसमें से I पता है आपको, T निकालना है 96500, तो बचपन से जानते हैं। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब मैंने M को थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दिया है, N इंटू मॉलिक्यूलर वेट, H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 और N दे रखा है 0.01। क्लियर है?
सबकी वैल्यू पुट करी, डायरेक्ट टी निकल के आएगा। टी कितना सेकेंड, 19.3 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। मेरे ख्याल से क्लियर है। तो n बराबर W अपॉन m, वही तो W m की फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर है, हाँ है ना। तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको m भी मिल जाएगा, e भी मिल जाएगा, I भी मिल जाएगा। 96500 पता ही है, t निकल के आ जाएगा। m अपॉन IT बराबर e अपॉन 96। हर क्वेश्चन में देख ले फॉलो हो रहा है बेटा। दूसरा मेथड काय पे, यूनिटरी पे आएंगे। ये मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। इतना ईजी सा कंसेप्ट है, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा। चलें आगे, अगले पे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देख लो। अब इसी का सेकंड मेथड सॉल्व करने का, आयनाइजेशन कराते हैं। अब वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे। NaCl को आयनाइज कराया बच्चों, किसको आयनाइज किया, NaCl को। ध्यान से देखो, किसको आयनाइज करा रहे हैं बच्चों, NaCl को। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कोई दिक्कत। पानी भी होगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर है, हाँ है ना। तो अब इन दोनों के टाइम में से कौन सा जाएगा, H पॉजिटिव। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज भूल गए, नहीं वही है, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव क्या, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन गैस बना लिया। अब जरा कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल हाइड्रोजन डिपॉजिट करा रहे हैं। तो इसका मतलब कितना फेरेड चार्ज होगा, 2 फेरेड चार्ज 1 मोल डिपॉजिट करा रहा है। क्लियर है। तो ये कह लो आप उल्टी बात करते हैं। आप 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना फेरेड चार्ज चाहिए, 2 फेरेड। तो 0.01 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना चार्ज चाहिए, 0.02 फेरेड चार्ज चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा बच्चों, 0.02 फेरेड चार्ज। तो मैंने पहले क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। यूनिटरी मेथड से मैंने क्या निकाल लिया, चार्ज। अब मेरे ख्याल से Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT। I मुझे पता है, Q मैंने निकाल लिया, T की वैल्यू सॉल्व हो क्या जाएगी। यहाँ से भी सेम आंसर आएगा जो पेशलेस मेथड से आया था, उससे बस ये था, डायरेक्ट आंसर था। इससे थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। HI निकालना, 2 इलेक्ट्रॉन लेना, फिर फैराडे चार्ज देखना, फिर 1 मोल कितने चार्ज से बनना है, तो 0.01 मोल कितने चार्ज से बनेगा। चार्ज पता लग गया, IT से T निकाल देना। ये भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल था बच्चों। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर अच्छा है, सब कुछ आ जाएगा। 4 मोलर, ध्यान से देखिएगा, कितना चार्ज, 1 सेकंड रुकना बच्चों जरा, इसको थोड़ा, 1 मोलर चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। फैराडे का 4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। 4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन NaCl का हमने प्रिपेयर किया। एंड 500 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट का हमने 500 ml को, सॉरी, इस सॉल्यूशन के हमने 500 ml का इलेक्ट्रोलिसिस कराया। दिस लीड टू द इवोल्यूशन, दिस लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ Cl2 गैस। क्या ये Cl2 गैस के इवोल्यूशन में लीड किया एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे। क्लियर है। फाइंड, अब क्या क्या निकालना है, देख, टोटल मास ऑफ Cl2 गैस इवॉल्व। दूसरा, इफ कैथोड इज ऑफ मरकरी, अगर कैथोड हमने मरकरी का बनाया तो मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम, अमलगम जो बनता है बेटा, यहाँ पे जो अमलगम बनेगा वो बनेगा NaHg का। किसका बच्चों, NaHg अमलगम बनेगा। क्लियर है। फॉर्म फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से जो अमलगम बनेगा उसका वेट, और लास्ट में टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस, वो पूरा चार्ज जो इस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रिक्वायर्ड है। बहुत सिंपल सा लग रहा है, टफ कुछ नहीं है, पहले दिमाग लगाओ। 4 मोलर NaCl सॉल्यूशन दे रखा है, उसका 500 ml आपको लेना है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। क्लियर है। जिसकी वजह से Cl2 गैस निकलेगी किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे। तो हमें क्या क्या ढूंढना है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ट्राई करके देखें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, फिर आगे मैं सॉल्यूशन में तो बता रहा हूँ, मैं रुक ही नहीं रहा, बट आप लोग जब वीडियोस देख रहे हैं मेरी तो उसको पॉज कर लेना, खुद ट्राई करना, फिर आगे बढ़ना। क्लियर है। क्योंकि डायरेक्ट आंसर देखोगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा सॉल्व करने में या समझने में, तो पहले खुद ट्राई करना पूरा ढंग से। जब ऐसा हो जाए बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो आगे बढ़ा लेना। पर मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, आगे देखिए सॉल्यूशन देखना बच्चों। सबसे पहले पार्ट का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई। टोटल मास ऑफ Cl2 गैस इवॉल्व कैसे पता लगा, सॉल्यूशन रिएक्शन कराते हैं। तो 4 मोलर NaCl सॉल्यूशन देख रखा है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम। तो n बराबर क्या आएगा, m इंटू वी। तो अगर आपको पता लगाना है कि 4 मोलर NaCl का मैंने 500 ml लिया है तो उसमें मोल्स कितने होंगे, कुछ नहीं, मोलैरिटी इंटू उसका वॉल्यूम। n बराबर 4 इंटू 500/100, कुछ नहीं, क्योंकि सॉरी 1000 होगा बेटा, यहाँ पे कितना होगा 1000, क्योंकि वॉल्यूम ml में है तो उसको मैंने
1000 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, क्योंकि m इंटू वी अपॉन 1000 आएगा ये फॉर्मूला। क्लियर है, तो सॉल्व करेंगे इसे तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ NaCl आएंगे। कितने मोल्स ऑफ NaCl बच्चे? 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल के आएंगे। तो अब आपको पता लग गया कि आपको कितने मोल NaCl इलेक्ट्रोलाइज कराने हैं। तो रिएक्शन NaCl से Na बना, Cl नेगेटिव बना, कितने मोल? 2 मोल। तो Na के कितने मोल बनेंगे? 2 मोल। और क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे बेटा? 2 मोल। तो हमें मतलब किससे? Cl नेगेटिव से। तो एनोड पे कौन जाएगा? Cl नेगेटिव। पहुंचाओ, 2 Cl नेगेटिव गया, Cl2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, हटा दे उसे। तो 2 मोल, कितने मोल Cl2 लिबरेट कर रहे हैं? 1। तो देख ले जरा ध्यान से, 1 मोल ऑफ Cl2 गैस विल बी इवॉल्व ऑन कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। क्यों? कुछ नहीं, रिएक्शन सॉल्व करिए और कुछ नहीं किया मैंने। पहले से मैंने पता लगा लिया NaCl की मोल कितने हैं, NaCl को फिर मैंने आयनाइज करा लिया। अब फिर मैंने ये पता लगा लिया कि कितने मोल NaCl पहुंचे होंगे एनोड पे। 2 मोल पहुंचे हैं, तो जब 2 मोल NaCl ऑक्सीडाइज होंगे तो 1 मोल क्लोरीन मिलेगा। सीधी सीधी रिएक्शन है, तो सीधा पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर है। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। थोड़ा दिमाग में अपने दौड़ाएंगे कंसेप्ट तो सब आएगा। कुछ नहीं, मैंने NaCl के मोल्स निकाल लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, उसमें मैंने एनोड पे देख लिया कितना Cl गया, 2 मोल Cl गया, तो उससे 1 मोल आपको Cl2 मिल रही है। तो इससे आपको क्या पता लग गया? 1 मोल ऑफ Cl2 गैस विल बी इवॉल्व्ड ऑन कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आप कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो आपको 1 मोल CO2 मिलेगी। अगर आप कितने मोल NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे? 2 मोल का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें। अब सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अमलगम फॉर्मेशन की। किसकी बच्चों? अमलगम कितना बनेगा? अमलगम फॉर्म। तो NaCl वापस लाओ, इलेक्ट्रोलाइज कराओ, आपको पता लग चुका 2 मोल है, तो 2 मोल बनेंगे। अब 2 मोल सोडियम जाएंगे कैथोड पे। किस पे जाएंगे बच्चों? कैथोड। काय का है? मरकरी का है। काय का है बच्चों? मरकरी का। तो 2 मोल सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम इवॉल्व। अब ये सोडियम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, ये मरकरी से रिएक्ट कर जाएंगे बच्चे। किससे रिएक्ट कर जाएंगे बच्चे? Hg से रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर है? तो 2 सोडियम 2 मरकरी से मिलके इतने मोल अमलगम बना लेते हैं। तो इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, तो अमलगम के भी बेटा 2 मोल बनेंगे। अमलगम के भी बच्चे 2 मोल बनेंगे। अब मेरी बात एक ध्यान से सुन ले, क्वेश्चन में मैंने शायद मेंशन कर रखा है Hg का अमाउंट, देख ले, Hg का वेट 200 मेंशन कर रखा है। तो आपको रटना है, याद तो होना ही चाहिए। वैसे अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं भी मेंशन हो तो आपको खुद आना चाहिए था। क्लियर है? कोई बात नहीं, याद कर लेना। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में मेंशन करके देता है। तो इसके 2 मोल, इसके 2 मोल, तो इसके भी तो 2 मोल ही बनेंगे, स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट। तो इसके 2 मोल का वेट 46, इसके 2 मोल का 400। तो हमें किसका पूछ रहा है? इसका पूछ रहा है ना। तो देख मैंने सब बता दिया तेरे को, कितना सोडियम यूज हुआ, कितना मरकरी यूज किया हुआ और कितना अमलगम बन गया। 446 ग्राम बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 मोल आपको NaCl इलेक्ट्रोलाइज कराना है। तो कुछ नहीं, इसमें सम बेसिक भी लग गया और इलेक्ट्रोलिसिस वाले कंसेप्ट भी लग गए। तो कितना मोल सोडियम अमलगम बन गया? 446 ग्राम। कोई दिक्कत? चलिए थर्ड पार्ट पे बढ़ता हूँ मैं आगे, ध्यान से देखें। अब टोटल चार्ज पता लगाना है। क्या पता लगाना है बच्चों? टोटल चार्ज। क्या पता लगाना है बच्चों? टोटल चार्ज। रिएक्शन लिखो, 2 मोल NaCl कराया, हटा दे, 1 सेकेंड रुक जा बच्चे। चलो, 2 मोल NaCl, 2 मोल सोडियम, 2 मोल क्लोरीन, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस हो गए। क्लियर है? अब चार्ज पता लगाना है, दोनों के हिसाब से पता लगाना है। पहले एक एनोड के हिसाब से, एक कैथोड। कोई सा भी एक मान के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मना नहीं है। तो पहले मैं एनोड पे ले आ रहा हूँ, 2 मोल क्लोरीन का, ये हटा, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहला तो पता लग गया एनोड में कितना चार्ज? 2 फेरेड चार्ज। इसी तरीके से कैथोड पे आ रहा हूँ। किस पे आ रहा हूँ? कैथोड पे 2 मोल सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन यूज करे, ये खत्म। तो कितना 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होगा? तो 2 फेरेड चार्ज आ गया। कितना फेरेड चार्ज आ गया? 2 फेरेड चार्ज आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर होगी वाली बात है। तो चाहे आप कैथोड से भी चेक कर सकते हो, चाहे आप एनोड से भी। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट निकाल लेना, चार्ज पता लग गया। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस इज 2 फेरेड। कितना फेरेड? 2 फेरेड चार्ज। कितना रिक्वायर्ड होगा बच्चों? 2 फेरेड चार्ज। मेरे ख्याल से कंप्लीट होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ बच्चों, अब मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फेराडे का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। लास्ट फेराडे का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखें। पिछला वाला मेरे ख्याल से क्लियर होगा। पिछला वाला लेंदी था बट इजी था। इसमें देखो जरा, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास फॉर 1 आवर। 2 एम्पियर करंट हमने पास करे 1 घंटे के लिए। और कौन से सॉल्यूशन से? AlCl3 सॉल्यूशन से। और देख ले, प्योर लिया हमने, मोल्टन स्टेट लिए, पानी वानी कुछ नहीं मिला है।
तो अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड फॉर 1 आवर थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 विद अ करंट एफिशिएंसी ऑफ 50%। अब ये क्या होती है करंट एफिशिएंसी बच्चों? एक तरीके जैसे कहते हैं ना, हम लोग अपना पूरा काम करने की कोशिश करते हैं बट आउटपुट कम निकलता है। इनपुट तो हमारा बहुत ज़्यादा 100% है पर आउटपुट थोड़ा कम निकल के आता है। तो एफिशिएंसी वही चीज़ बताता है कि इनपुट आपने कितना दिया और आउटपुट कितना निकाला। क्लियर है? तो कहते हैं ना कि 50% एफिशिएंट है, 100% तो कुछ है ही नहीं अभी तक। क्लियर है? 90% एफिशिएंट है। तो वही एफिशिएंसी है कि आउटपुट हमेशा डेफिनेटली ध्यान रखना, आउटपुट कम रहता है, इनपुट हमेशा ज़्यादा होता है। तो उसी बेसिस पे करंट एफिशिएंसी, मतलब आपने दी कितनी 100% करंट, आउटपुट कितनी करंट मिली आपको 50% करंट। क्लियर है? तो वही लिखा है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो करंट यहाँ पे मेजर करनी पड़ेगी आपको करंट एफिशिएंसी के बेसिस पे, क्योंकि आपने करंट कितनी बता रखी 2 एम्पियर पर एफिशिएंसी इसकी कितनी है 50%। कितनी एफिशिएंसी है 50%। तो अब देखना पड़ेगा कि असल में कितनी करंट पास हुई होगी। क्लियर है? तो पहले करंट एफिशिएंसी से मैं आउटपुट करंट निकालूं। करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला बच्चों दिख रहा होगा, I आउटपुट अपॉन I इनपुट इंटू 100। तो करंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 50। आउटपुट निकालना है, इनपुट की वैल्यू मेरे ख्याल से क्वेश्चन में बता रखी है 2 एम्पियर। इंटू 100 करेंगे तो आउटपुट करंट आपको पता लग जाएगी 1 एम्पियर। तो असल में इस AlCl3 की सॉल्यूशन से 2 एम्पियर करंट नहीं गई, कितनी गई 1 एम्पियर करंट। तो फॉर्मूला M/IT बराबर E/96500। M निकालना है, I आपको पता लग गया कितना 1 एम्पियर। T कितना 1 आवर। 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, कैसे 1 × 60 × 60 सेकेंड्स। क्लियर है? आया ना? ये आपके पास आ गया टाइम। इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का बेटा ये लिखा मैंने, मास अपॉन 3। क्लियर है? एल्यूमिनियम का वेट अपॉन उसके चार्ज 9 ग्राम। तो ई की जगह आप 9 पुट कर देंगे। कितना पुट करेंगे बेटा 9। तो मेरे ख्याल से M कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? M आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड आपको पता लग गया। कुछ नहीं, बस एक स्टेप बढ़ाया मैंने करंट एफिशिएंसी का, क्योंकि आउटपुट करंट अब 2 एम्पियर नहीं रही, कितनी होगी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर रख के क्वेश्चन सॉल्व होना। बच्चे 2 एम्पियर रख के आंसर सॉल्व करे आते। तो कृपया करके ध्यान से देख भाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है और पूछना वो क्या जा रहा है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया भैया, इससे बाहर नहीं आता। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यूज चेंज करेगा। इसी बेसिस पे सारे टाइप के आपको क्वेश्चन मैंने दिखा दिए फैराडे पे। इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता भाई। इतना बता दिया है मैंने। ये 4-5 क्वेश्चन लिख तो छोटे से दिए मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन देखे तब बना के दिए आपको। क्लियर है? ध्यान रखना ये वाली बातें। अब अगले टॉपिक की हम बात अगले सेशन में करेंगे। इस सेशन में मैं यहीं तक एंड रख रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है फैराडे, इसीलिए एक पर्टिकुलर वीडियो में इसी पे ही बना रहा हूँ। क्लियर है? इसके साथ मैं कोई और टॉपिक इंक्लूड नहीं करा। अगले सेशन में मैं बात करूंगा बच्चों आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक। तीनों चीज़ एक है, कैसे एक है बात करेंगे। थैंक यू।